नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दिल में, हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच आदि जनजाति की धरती थी। अपनी आज़ादी और अपनी ज़मीन से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाने वाले आदि लोग एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां साम्राज्यों की महत्वाकांक्षाओं का कोई असर नहीं था। यह सब 19वीं शताब्दी में बदल गया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विस्तार की अपनी अतृप्त भूख से प्रेरित होकर आदि क्षेत्रों की ओर देखने लगी। अंग्रेज भारत के अन्य हिस्सों में अपनी जीत से उत्साहित आदि भूमि को अपने कब्जे के लिए एक और क्षेत्र के रूप में देखते थे। उन्हें क्या पता था कि वे एक ऐसे प्रतिरोध का सामना करने वाले हैं जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आदि लोग कुशल शिकारी और योद्धा थे जो अपनी मातृभूमि के कठिन इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ थे। वे एक विकेंद्रीकृत समाज थे जहां प्रत्येक गांव पूरी तरह से स्वतंत्र था, फिर भी एक सामान्य भाषा और संस्कृति से एकजुट था। उनके हथियार साधारण थे, धनुष और तीर, भाले और दरांती, लेकिन आदि योद्धाओं के हाथों में वे घातक थे। अंग्रेज बड़ी सेनाओं और संगठित राज्यों से निपटने के आदी थे। उन्होंने आदि लोगों के लचीलेपन और लड़ने की भावना को पूरी तरह से कम करके आंका। यह भूल उनके लिए बहुत महंगी साबित होगी। अंग्रेजों और आदि लोगों के बीच पहली मुठभेड़ 1826 एडी में हुई। कैप्टन बेडफोर्ड एक छोटे से ब्रिटिश अभियान का नेतृत्व करते हुए व्यापार मार्ग स्थापित करने और ब्रिटिश प्रभुत्व का दावा करने की उम्मीद में आदि क्षेत्र में प्रवेश कर गया। हालांकि आदि लोग अपने अधीन होने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों को आक्रमणकारी के रूप में देखा जो उनके जीवन के तरीके और उनके अस्तित्व के लिए खतरा थे। जब बेडफोर्ड और उसके आदमियों ने आदि क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनका सामना भयंकर प्रतिरोध से हुआ। आदि योद्धाओं ने इलाके के अपने ज्ञान का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हुए अंग्रेजों पर घात लगाकर हमला किया, जिससे वे भारी नुकसान के साथ पीछे हटने को मजबूर हो गए। ये पहली मुठभेड़ आने वाली घटनाओं का एक छोटा सा नमूना थी। आदि लोगों ने दिखा दिया था कि उन्हें आसानी से नहीं दबाया जा सकता। वे अपनी जमीन और अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार थे और कड़ा संघर्ष करने के लिए तैयार थे। हालांकि अंग्रेजों को रोका नहीं गया। वे इस प्रतिरोध को कुचलने और आदि लोगों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए दृढ़ थे। यह दृढ़ संकल्प कई खूनी संघर्षों को जन्म देगा, जिन्हें आंग्ल अबोर युद्धों के रूप में जाना जाने लगा। 1826 में कैप्टन बेडफोर्ड की हार ने आदि क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की ब्रिटिश महत्वाकांक्षा को कम नहीं किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संसाधनों की भूखी और अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उत्सुक आदि भूमि को एक रणनीतिक पुरस्कार के रूप में देखती थी। हालांकि आदि लोग बिना लड़े अपनी आज़ादी नहीं छोड़ने वाले थे। उन्होंने 1826 में जीत का स्वाद चखा था और वे उसी तेजी के साथ अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। पहला आंग्ल अबोर युद्ध, जिसे आदि भाषा में बिटबोर मिमाक के नाम से जाना जाता है, 1858 में शुरू हुआ। अंग्रेज इस बार बेहतर तैयारी के साथ आए थे। उनके पास एक बड़ी सेना थी जो आधुनिक राइफलों और तोपों से लैस थी। हालांकि आदि लोगों के पास एक अलग तरह का हथियार था। इलाके का उनका ज्ञान और छापामार युद्ध में उनकी महारत। आदि योद्धा हल्के से सशस्त्र और अत्यधिक मोबाइल ब्रिटिश गश्ती दल और आपूर्ति लाइनों पर अचानक हमले करते थे। इससे पहले कि अंग्रेज जवाबी कार्रवाई कर पाते, घने जंगलों में गायब हो जाते थे। 1859 में पहले युद्ध के गतिरोध से अभी भी जूझ रहे अंग्रेजों ने दूसरे आंग्ल अबोर युद्ध की शुरुआत की। अंग्रेजों ने, जो अभी भी प्रथम युद्ध के गतिरोध से उबर नहीं पाए थे, एक निर्णायक जीत हासिल करने की उम्मीद की। एक बार फिर उन्होंने आदि लोगों के लचीलेपन को कम करके आंका। आदि योद्धा अपने घरों और अपने जीवन के तरीके के लिए लड़ रहे थे, अटूट साहस के साथ लड़े। उन्होंने जंगल के अपने ज्ञान को एक हथियार में बदल दिया, जाल बिछाए, गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया और अंग्रेजों के जवाब देने से पहले ही नीचे की ओर गायब हो गए। अंग्रेज अपनी बेहतर मारक क्षमता के बावजूद खुद को एक ऐसे युद्ध में फंसा हुआ पाया जिसे वे जीत नहीं सकते थे। घने जंगलों और आदि योद्धाओं के लगातार हमलों ने ब्रिटिश सेना पर भारी असर डाला। दूसरी ओर आदि लोग अपनी शर्तों पर अपनी ही जमीन पर लड़ रहे थे। वे जंगल को अपनी हथेली की तरह जानते थे और उन्होंने इस ज्ञान का इस्तेमाल अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए किया। पहले और दूसरे एंग्लो अबोर युद्धों का अंत गतिरोध के साथ हुआ। अंग्रेज आदि लोगों को सैन्य रूप से हराने में असमर्थ, शांति के लिए मुकदमा करने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि विजयी हुए आदि लोगों को भी अपना नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उन्होंने सीखा था कि वे ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का सामना कर सकते हैं और अपनी भूमि की रक्षा कर सकते हैं। आगे के टकराव के लिए मंच तैयार हो गया, क्योंकि अंग्रेज, जिन्होंने अपना गर्व खो दिया था,
अपने प्रभुत्व का दावा करने के अवसर की तलाश में थे। चौथा भाग, तीसरा टकराव, एक रणनीतिक बदलाव। आदि लोगों को वश में करने में बार बार असफलताओं ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण की ब्रिटिश इच्छा को कम नहीं किया। भारत, तिब्बत और बर्मा के चौराहे पर स्थित आदि क्षेत्रों का रणनीतिक महत्व इतना महत्वपूर्ण था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हालांकि अंग्रेजों ने महसूस किया कि सीधा सैन्य टकराव समाधान नहीं था। आदि लोग खुद को दुर्जय विरोधी साबित कर चुके थे। इलाके की उनकी जानकारी और छापामार युद्ध में उनकी महारत ने ब्रिटिश सेना की तकनीकी श्रेष्ठता को नकार दिया था। अंग्रेजों ने एक नया दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया, जिसमें कूटनीति, आर्थिक दबाव और बल की धमकी को मिलाया गया था। उन्होंने आदि क्षेत्रों की परिधि के आसपास चौकियों और व्यापार केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करके शुरुआत की। इन चौकियों ने दोहरे उद्देश्य को पूरा किया। उन्होंने अंग्रेजों को आदि लोगों पर आर्थिक प्रभाव डालने की अनुमति दी और उन्होंने खुफिया जानकारी एकत्र करने और सैन्य अभियानों के लिए ठिकानों के रूप में भी काम किया। अंग्रेजों ने कुछ आदि प्रमुखों के साथ संबंध विकसित करना भी शुरू कर दिया। उन्हें उनकी वफादारी के बदले में उपहार, उपाधियां और राजनीतिक मान्यता की पेशकश की। फूट डालो और राज करो की यह रणनीति, जिसे अक्सर अंग्रेजों द्वारा अपने पूरे साम्राज्य में नियोजित किया जाता था, का उद्देश्य आदि प्रतिरोध को कमजोर करना था। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि आदि लोगों के बीच फूट पैदा करके वे उनकी एकता को कम आंक सकते हैं और उन्हें ब्रिटिश प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। हालांकि आदि लोगों को आसानी से हेरफेर नहीं किया गया था। जबकि कुछ प्रमुखों ने ब्रिटिश प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, कई अन्य ब्रिटिश इरादों पर गहरा संदेह करते रहे। उन्हें पिछले टकरावों के रक्तपात की याद आ गई और वे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए दृढ़ थे। आदि लोग निष्क्रिय प्रतिरोध और कभी-कभी हिंसा के प्रकोप के माध्यम से ब्रिटिश अतिक्रमण का विरोध करते रहे। हालांकि सापेक्ष शांति का यह दौर एक असहज था। अंग्रेज एक सांप की तरह थे, धीरे धीरे आदि लोगों के चारों ओर अपने कुंडल कस रहे थे। आदि लोग, हालांकि उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी थी, वे जानते थे कि वे उधार के समय पर जी रहे हैं। एक अंतिम टकराव अपरिहार्य था। भाग 5, द लास्ट स्टैंड, केकर, मोर्निंग एंड द लिगेसी ऑफ रेसिस्टेंस। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक अंग्रेजों ने आदि लोगों को वश में करने के लिए, अपनी अंतिम चाल चलने के लिए खुद को काफी आश्वस्त महसूस किया। चौथा एंग्लो-बोर युद्ध, जिसे पुजू मिमाक के नाम से जाना जाता है, 1911 में छिड़ गया। अंग्रेजों ने अपनी पिछली गलतियों से सीख लेते हुए इस क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। वे आदि प्रतिरोध को हमेशा के लिए कुचलने के लिए दृढ़ थे। आदि लोग जानते थे कि यह उनका आखिरी स्टैंड है। उन्होंने आधी सदी से भी अधिक समय तक अपनी आजादी के लिए बहादुरी से संघर्ष किया था और वे अब आत्मसमर्पण नहीं करने वाले थे। अंतिम लड़ाई सियांग नदी के दाहिने किनारे पर एक रणनीतिक स्थान, केकर मोर्निंग नामक स्थान पर हुई। आदि योद्धाओं ने अपने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर ब्रिटिश सेना की भारी गोलाबारी के खिलाफ अविश्वसनीय साहस के साथ लड़ाई लड़ी। 3 महीने से अधिक समय तक आदि योद्धाओं ने अंग्रेजों को रोक कर रखा, जिससे भारी उन्होंने इलाके की अपनी जानकारी का फायदा उठाया, जाल बिछाए, गश्ती दल पर घात लगाकर और घने अंदर अंग्रेज अपनी बेहतर संख्या और हथियारों के बावजूद खुद को संघर्ष के युद्ध में फंसा हुआ पाया। आदि योद्धाओं के साहस और दृढ़ संकल्प ने अंग्रेजों को भी झकझोर कर रख दिया। एक ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी डायरी में लिखा है, आदि योद्धाओं को अब तक का सबसे बहादुर और दृढ़ दुश्मन बताया है जिसका मैंने कभी सामना किया है। हालांकि अंत में आदि लोग एक हारने वाली लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेज पुरुषों और गोला बारूद की अपनी अंतहीन आपूर्ति के साथ आदि प्रतिरोध को कमजोर करने में सक्षम थे। केकर मोर्निंग गिर गए और इसके साथ ही आदि स्वतंत्रता के अंतिम अवशेष भी गिर गए। भाग 6, गूंज ऑफ ब्रेवरी, रिमेंबरिंग द आदि वॉरियर्स। केकर मोर्निंग में हार ने एंग्लो-बोर युद्धों के अंत और आदि क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। अंग्रेजों ने आखिरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस प्रक्रिया में उन्होंने सैकड़ों सैनिकों को खो दिया था और एक अजेय शक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को आदि प्रतिरोध की क्रूरता से कलंकित किया गया था। आदि लोग, हालांकि हार गए थे, टूटे नहीं थे। वे अपनी आजादी के लिए बहादुरी से लड़े थे और उनकी कहानी पीढ़ियों तक चली जाएगी।
जो उनके साहस और अपनी भूमि के प्रति उनके प्रेम का प्रमाण है। आंग्लबोर युद्ध मानव आत्मा की प्रबल बाधाओं के खिलाफ भी उत्पीड़न का विरोध करने की क्षमता का प्रमाण है। आदि लोग, हालांकि उनके पास अपने विरोधियों के उन्नत हथियारों की कमी थी, एक ऐसे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़े जिसने उनके दुश्मनों में भी विस्मय पैदा कर दिया। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं है, यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए संघर्ष करना चाहिए और कभी-कभी इसके लिए मरना भी पड़ता है। आज आदि लोग एक समृद्ध समुदाय है। उनकी संस्कृति और परंपराएं अभी भी मजबूत हैं। हालांकि आंग्ल-बोर युद्धों की स्मृति अभी भी बनी हुई है, एक ऐसे समय की याद दिलाती है जब उनके पूर्वजों ने अपनी आज़ादी के लिए बहादुरी से संघर्ष किया। आदि योद्धाओं की कहानी न केवल आदि लोगों के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करती है जो स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसे याद रखने लायक है, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में।